इसके हम अगले वीडियो में आप लोगों को बता चुके थे कि पाचन किस प्रकार से होता है हमारे शरीर में। और पाचन के बाद हमारे शरीर में जो है पाचन में जितनी ग्रंथियां हो चाहे जितने भाग हो शरीर में वो किस प्रकार से सहायक होते हैं और हमारे शरीर के किस भाग से कौन सा एंजाइम प्रोटीन या जितने भी या रस निकलता है वो और वो पाचन में किस प्रकार से सहायक होता है, ये सारी चीज़ें आपको जो है इसके पहले वाले वीडियो बता चुके थे। अब यहाँ से आते हैं पाचन में सहायक होने वाली जो ग्रंथियाँ हैं इन ग्रंथियों के बारे में बताने जा रहे हैं। और मेनली ये जान लीजिएगा कि जो ग्रंथियाँ होती हैं हम ग्रंथि कहते किसे हैं तो जानते रहिएगा कि जिस भी नलिका से किसी न किसी का स्राव होता है उसी को हम ग्रंथि कहते हैं, चाहे रस का स्राव हो एंजाइम का स्राव हो, जानते रहिएगा ये सारे को जो है हम उसे ग्रंथि नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें होती है अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि, तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में चूंकि बताएंगे इसके बारे में। और यदि वैसे जानते रहिएगा तो अंतःस्रावी मतलब कि जो आपके शरीर के अंदर ही प्रवाहित होती हैं, जैसे कि एंजाइम जो भी होते हैं वो अंतर जैसे कि हमारे रक्त में प्रोवाइड हो, जैसे वो रस निकले या एंजाइम निकले और वो हमारे न जो रक्त होती है रक्त के माध्यम से हम सर्कुलेट करें हमारे पूरी बॉडी में, उसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और वे रस एंजाइम या एक तरह से प्रोटीन बोल सकते हैं कि जिसका स्राव हो लेकिन वो बाहर निकलने का कार्य करे, किसी नलिका के द्वारा वो बाहर निकल जाए, जैसे एक तरह से बहिःस्रावी जैसे आँख से निकलने वाला जो आंसू होता है, समझ लीजिए बहिःस्रावी त्वचा से निकलने वाला पसीना, ये सभी बहिःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आएंगे। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि यकृत जो है हमारा लीवर से देख रहे हैं आपका जो है इससे भी स्राव होता है, ठीक, रसों का एंजाइमों का, तो इसे हम एक ग्रंथि का नाम दे सकते हैं। तो इस प्रकार ये जानते हैं कि इसका जो भी स्राव होता है ये रक्त के माध्यम से हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, तो इसलिए इसे हम अंतःस्रावी ग्रंथि कर सकते हैं। एक बात और जान लीजिएगा कि ये जो यकृत है ये अंतःस्रावी ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि है, या एक तरह से कहिए कि हमारे पूरे बॉडी में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है उसका नाम यकृत ही है, ठीक है ना। तो चाहे अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ा कहे और चाहे वैसे ही बिना किसी का नाम लिए अंतः या बहिःस्रावी का नाम लिए ही आपको कहे, तब भी सबसे बड़ी ग्रंथि जो है हमारी यकृत ही है। अब आइए आपको यकृत के बारे में पहले इसका जो फिगर बना है फिगर से पहले परिचित हो जाइए, फिर सभी फिगर में क्या वर्क है कैसे वर्क करते हैं इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए ये पूरा हमारा यकृत का फिगर बना हुआ है, इसमें देखिए एक यकृत जो है दो लोगों में बटी है, यहाँ से यहाँ तक पूरा यकृत ही है, जानते रहिएगा ये पूरा लीवर ही है यकृत, और ये दो लोगों में एक तरह से बटी हुई है। इसी यकृत में आप देख रहे हैं कि ये इसे पित्ताशय बोलते हैं, ठीक ना, और इंग्लिश में कहेंगे तो गॉल ब्लैडर बोलते हैं इसे। और ये आपके देखिए आगे किससे जुड़ी हुई है, छोटी आंत से। ये छोटी आंत का सबसे छोटा वाला पार्ट है जिसका नाम है पक्वाशय, और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं डयोडेनम, ठीक है ना। तो ये पित्ताशय हमारा आके इसी डयोडेनम वाले भाग से जुड़ा होता है, जबकि ये छोटी आंत के सबसे छोटा पार्ट होता है। अब देखिए ये जो छोटी आंत से ये आगे गया हुआ है ये क्या है, तो जानते रहिएगा ये एक तरह से अग्नाशय, अग्नाशय इंग्लिश में इसे पैनक्रियाज बोलते हैं, तो ये एक तरह से पैनक्रियाज है, जानते रहिएगा ये अग्नाशय है। और इस अग्नाशय से आगे जो जुड़ा है इसे क्या कहते हैं, इसे प्लीहा कहते हैं। प्लीहा के बारे में आप जानते ही होंगे कि जो प्लीहा होता है हमारे जो रक्त होते हैं ये मरते कहाँ हैं, ये इसलिए जो है इसे कब्रिस्तान या एक तरह से आरबीसी का कब्रिस्तान या रक्त का मृत जो कहा जाता है कहाँ मरते हैं आके, इसी प्लीहा मरते हैं। तो प्लीहा देख लीजिए यहाँ पे है, अग्नाशय यहाँ है, पित्ताशय यहाँ है, ये सारा, और पक्वाशय यहाँ है, लीवर देख लीजिए। अब ये छोटे छोटे बिंदु क्या है तो जानते रहिएगा ये लीवर में पाए जाने वाले एक हिपैटिक सेल होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसके जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं उसी को हिपैटिक सेल कहते हैं। सेल का हिंदी का जानते हैं कोशिका होता है। फिर अब आगे आइए, अब यकृत का पूरा बताते हैं कि यकृत वर्क कैसे करती है। देखिए यकृत जो होता है 1.5 से 2 kg इसका वजन होता है, ठीक, और इसमें जो हिपैटिक सेल होता है सबसे पहले आप ये देखेंगे कि हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण होता है। रक्त परिसंचरण के दौरान आप देखेंगे कि रक्त जब परिसंचरित होता है तो उसमें कुछ पीला पदार्थ होता है जिसे बोलते हैं बिलिरुबिन, ठीक है ना। तो ये बिलिरुबिन जो है वो रक्त परिसंचरण के दौरान आके इकट्ठा हो जाता है, ठीक है ना, और इकट्ठा होने में जब वो इकट्ठा होता है तो वो एक तरह से जहरीला पदार्थ होता है, जानते रहिएगा। रक्त का जैसे ही परिसंचरण हमारा लीवर करने लगेगा तो उसमें पीला पदार्थ वो जहरीला होता है और वो आकर हमारे रक्त में इकट्ठा हो जाता है। तो उस इकट्ठे जहरीले पदार्थ को निकालना ये हमारे हिपैटिक सेल का ही कार्य होता है।
इसलिए जो हिपैटिक सेल होता है ये हमारे लीवर में वर्क करता है। अब देखिए ये वर्क कैसे करता है। ये हिपैटिक सेल जो होता है, ठीक है ना, ये हिपैटिक सेल उस पीले पदार्थ यानी कहिए कि बिलिरुबिन, यही इस बिलिरुबिन जो निकलता रहता है रक्त परिसंचरण के दौरान हिपैटिक सेल जो है उसे लेता है और पित्त में बदलता है, ठीक है ना। यहाँ बिलिरुबिन को पित्त में बदलता है, पित्त में बदलता है। और पित्त में बदल देगा तो जानते हैं भाई इकट्ठा कहाँ होगा, तो ये आपका जो गॉल ब्लैडर है, पित्ताशय जो है इस पित्त में जैसे बदलता जाएगा उसी प्रकार पित्ताशय में जाके इकट्ठा होता जाएगा। और जब ये पित्ताशय में जाके पूरी तरीके से इकट्ठा होता है तो समय समय पे जानते रहेगा। इसका कनेक्शन आप देख रहे हैं ना, ये पित्ताशय हमारा किससे जुड़ा हुआ है, ये छोटी आंत के पक्वाशय या डेओडेनम से जुड़ा हुआ है। तो यही छोटी आंत वाले भाग से जुड़ा होता है, जैसे जैसे यहाँ इकट्ठा होता है समय समय पे यहाँ आता रहता है। देखिए यहाँ से भी इसका कनेक्शन है, यहाँ भी आके जुड़ा है, तो सब आके यहाँ जुड़ते हैं डेओडेनम में। अब डेओडेनम में क्या करता है, तो एक तरह से एक पित्त जान लीजिए, पित्त वाहिनियों के माध्यम से जैसे आके यहाँ इकट्ठा होता है, तो यहाँ पे जान लीजिएगा हमारी छोटी आंत में, चूंकि हमारे शरीर का पूरा पाचन एक तरह से कहिए उसका मैक्सिमम भाग जो होता है वो पूरा छोटी आंत में ही होता है। और छोटी आंत में होता है तो कैसे जान लीजिए, उसमें जो वसा का पाचन होता है, वसा जो इमल्सिफाइड होता है, एक तरह से कहिए वसा है, वसा में जब ये पित्त जाएगा, पित्त का मिक्स होता है, जैसे ये वसा ले लीजिए, वसा प्लस पित्त, तब ये जाके इमल्सिफाइड होता है, ठीक। और वसा जब इमल्सिफाइड होगा तभी वसा पचेगा, नहीं तो वसा का पाचन नहीं हो पाएगा, इस बात को जानते रहिएगा। वसा को पचाना है तो इसमें पित्त का इसमें मिलना होगा, अगर पित्त नहीं मिला तो इमल्सिफाइड नहीं होगा, तो वसा का पाचन नहीं होगा। इस प्रकार आप देख लिए कि वसा का पाचन के लिए हमारा जो है ये हिपैटिक सेल का वर्क करना बहुत ही नेसेसरी है। यही बिलिरुबिन को जो है पित्त में बदलेगा और पित्ताशय में इकट्ठा होगा, फिर आगे छोटी आंत में वसा का पाचन करेगा। ये पूरी प्रक्रिया आप देख लिए कि इसमें हिपैटिक सेल का कार्य, पित्ताशय का और बिलिरुबिन का क्या कार्य है, और ये बदलता जाएगा। और इसी के दौरान आप देख लिए कि इस सभी का कार्य। अब यहाँ ये देखिए कि मान लीजिए ऐसा होता है कि जो एक हिपैटिक सेल है ये वर्क ना करे, तो ऐसा एक ही रीजन होता है कि जब आप गंदे पानी का सेवन कर लें या कोई और ऐसी चीजें आ जाती है गंदगी का, तब आपका जो हिपैटिक सेल होता है वो वर्क करना बंद कर देता है, मतलब वो कार्य करना बंद कर दिया। अब देखिए हिपैटिक सेल यदि कार्य करना बंद कर दिया तब समझ लीजिए कि जितने रक्त परिसंचरण जो हो रहा है तो उसमें रक्त में जितने भी पीले पदार्थ यानी जहरीले पदार्थ जो आ रहे हैं वो कैसे बाहर जाएंगे, वो तो जा नहीं पाएंगे। जब नहीं जा पाएंगे तो जानते रहिए वो आपके रक्त में जो है पूरी मात्रा में भर जाएंगे और वो पूरी मात्रा पर आपका पूरा शरीर पीला पीला दिखने लगेगा, और तब आपका पीलिया नामक रोग हो जाती है। तब वो कहते हैं पीलिया को इंग्लिश में जॉइंटिस बोलते हैं, तब आपको समझ लीजिए पीलिया रोग हो जाती है। यही रीजन होता है पीलिया रोग होने का। फिर आगे देखिए, और मान लीजिए ऐसा हो कि हिपैटिक सेल यदि ज्यादा भी कार्य करने लगे तब क्या होगा, तो जान लीजिए हिपैटिक सेल यदि ज्यादा भी कन्वर्ट करने लगती है तब भी आपको बीमारी हो जाती है, जानते रहिएगा। आपको चक्कर आने लगेगा, बेहोश हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ज्यादा काम करे तब भी और कम काम करे तब भी, दोनों में दिक्कतें हैं, इसलिए जो है ये समान रूप से कार्य करे तभी सही है। अब इसमें देखिए कि आगे की वर्किंग क्या है। यकृत के जो कार्य है, प्रोटीन का पाचन, जानते हैं ये आपके शरीर में प्रोटीन का पाचन, यकृत पाचन नहीं करते, जानते रहिएगा। आपके शरीर में जब प्रोटीन का पाचन होता है तो इसमें दो चीजें बनती हैं, एक अमीनो एसिड और एक अमोनिया, एक दो ही चीज बनते हैं, दोनों ही अपशिष्ट एक तरह से जहरीले पदार्थ जानते रहिएगा। तो यकृत का बस यही कार्य है कि इस अमोनिया को यूरिया में बदलना। यकृत क्या करता है कि इस अमोनिया को यूरिया में बदलता है, ठीक है ना, जबकि पाचन इसका कार्य नहीं है। फिर आगे देखिए कार्बोहाइड्रेट का पाचन। अब कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे करता है, जानते रहिए कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन हो जाता है तो इसका मेन कार्य है कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन से जो ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज बनाना इसका कार्य नहीं है, जानते रहिएगा। वो हमारा अभी आगे अपना बताएंगे आपको अग्नाशय वाले भाग में कि वहां कैसे बनता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का बनना यहाँ पे है, जानते रहिएगा अग्नाशय में। लेकिन ये कार्य करता है कि जब ग्लूकोज हमारे ग्लूकोज बनता है वो अग्नाशय यानी पैंक्रियाज में बनता है। तो जब वहां पे जानते रहिएगा हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है वो ग्लूकोज की फॉर्म में मिलती है, ठीक। और हमारे शरीर में बार बार ये जो है जितने भी ऊर्जा मिल रही होती है उसे ग्लूकोज के फॉर्म में बना रहा होता है अग्नाशय। लेकिन यकृत इसकी सहायता करता है, किसमें सहायता करता है, ये देखिए यकृत का मेन कार्य होता है कि जब जो है ऊर्जा भरपूर रूप से हमारे शरीर में होती है
तब जो एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त जो ग्लूकोज होती है उसी को ग्लाइकोजन में बदलना, ये हमारी यकृत का कार्य है। अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना, और ये ग्लाइकोजन जो अतिरिक्त बदल रहा रहेगा, ये रखा रहता है जब हम भूखे प्यासे होते हैं या जब हमें भोजन नहीं मिलता, तो वही ग्लूकोजन को एक ग्लाइकोजन में बदल के हमारे शरीर को ऊर्जा देती है। तो एक तरह से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना ये यकृत का कार्य है। लेकिन ग्लूकोज में बदलना यकृत का कार्य नहीं, वो अग्नाशय का कार्य है। इस बात को जानते रहिएगा। आगे देखिए वसा का पाचन। देखिए वसा का पाचन, वसा में ये चीजें होती हैं कि जैसे जो दुबले पतले लोग होते हैं उनमें वसा की कमी होती है, जिस वजह से उन्हें ठंडी ज़्यादा लगती है। और ये हमारा यकृत कार्य करता है कि जैसे ठंडी में जब उन्हें वसा की आवश्यकता पड़ती है तो कार्बोहाइड्रेट को जो है वसा में परिवर्तित करके उन्हें वसा जितनी कमी होती है भरपूर मात्रा में उन्हें देता है, तब जाके पूरा सही होता है। तो जानते रहिए यकृत का कार्य है कि जहाँ वसा की कमी हो रही है वहाँ कार्बोहाइड्रेट को वसा में परिवर्तित करके उन्हें देना। ठीक, अब आगे आइए जहरीले पदार्थों का निरावेशन। जैसे जान लीजिए कि जैसे हम फूड पॉइजनिंग हो जाता है, शराब पी लेते हैं, या ऐसे ही किसी वजह से जब पॉइजन हमारे शरीर में या जहरीला पदार्थ जाता है तो ये एक तरह से उसे हमारे शरीर से निकालना ये यकृत का कार्य है। यकृत इस ऐसे ही शराब हो गया चाहे फूड पॉइजनिंग हो गई, दोनों को जहरीले पदार्थ को ये गुर्दे के माध्यम से ये हमारे शरीर से बाहर निकालता है, ये यकृत की कहता है। फिर आगे देखिए यकृत में ये प्रोटीन पाए जाते हैं फाइब्रिनोजन और प्रोथाम्बिन। ये दोनों प्रोटीन यकृत में रक्त का थक्का बनाने काम में आते हैं, ये रक्त का थक्का बनाते हैं। जबकि यहीं पे देखिए हिपैरिन प्रोटीन जो होता है रक्त में थक्का बनाने से रोकता है, क्योंकि दोनों क्रियाएं होनी चाहिए। जैसे आपका रक्त कहीं से आपके जो है त्वचा कट जाती है, कटने पे ब्लड निकल रहा है, यदि वो जो है थक्का बनाएगी तब तो रुकेगा नहीं, थक्का बनाएगी नहीं, तो एक तरह से थक्का बनाना भी जरूरी है। ठीक, और आपके जो शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है उसके सर्कुलेशन होने के लिए थक्का बनने को रोकना भी जरूरी है। इसलिए दोनों प्रोटीन पाई जाती है हमारे ये यकृत में, जानते रहिएगा यहाँ भी। ठीक है ना, तो ये पूरा कार्यक्रम एक तरह से आप जान गए कि यकृत हमारे शरीर में क्यों आवश्यक है और कैसे वर्क करता है। ठीक है, और चलते हैं अगले पार्ट अग्नाशय। देखिए यकृत का जितना भी मेन कार्य था या यकृत में जितने प्रोटीन थे, जितने कार्य करने वाली जितनी प्रणालियां थी, जो जैसे जुड़ा था वो सारी चीजें आपको इसमें बता दी। यदि आपको इसमें पसंद आया हो तो फिर आगे इसे बढ़ाने का काम करिएगा। और फिर अब अगले वीडियो में आपको जो है अग्नाशय यानी पैंक्रियाज बताने चल रहे हैं, अब उसमें वही बताएंगे।